हेलो स्कॉलर्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नेम क्या है, इनसाइड अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है ना, और क्या क्या चीज है हमारी बॉडी के अंदर, और बेसिकली उसी को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पैरा में कि ऊपर जो है वो कुछ मशीन्स दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मशीन्स दी हुई हैं, लेकिन ये जितनी भी मशीन्स हैं ये किसी एक स्पेसिफिक टास्क को ही कर सकती हैं। हर मशीन जो भी, देखो जैसे कि हमारी ये फ्रिज है, ये सिर्फ क्या कर सकती है, खाना को ठंडा ही कर सकती है, या फिर जो भी चीज उसके अंदर रखी है उसको ठंडा कर सकती है ना। जो वॉशिंग मशीन है वो क्या कर सकती है, किस कपड़े को धो सकती है। जो फैन है वो हवा ही दे सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। टीवी जो है वो सिर्फ क्या कर सकती है, हमें कुछ दिखा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है गिवन अबाउट सम कॉमन मशीन्स यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ एज यू कैन ऑब्जर्व दीज मशीन कैन परफॉर्म ओनली वन सिंगल फंक्शन। इसी तरीके से फिर कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड, है ना, लेकिन जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, वो एक साथ क्या कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है। इन मशीनों की तरह नहीं होती हमारी बॉडी। हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड अवर बॉडी कैन परफॉर्म सो मैनी फंक्शंस इट कैन। अब देखो क्या क्या काम कर रही होती है, वो हमारा खाना भी डाइजेस्ट कर रही है। अभी आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका खाना ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो रहा है, जो भी आपने खाया होगा। हम सांस भी ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं रहता, और हम सांस ले रहे रहते हैं। ठीक है, हमारा हार्ट भी काम कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, है ना। एक्सक्रीट, हमें पसीना वगैरह आता है, स्वेट आता है, तो वो भी हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, थिंक, और हम कुछ ना कुछ सोच भी रहे रहते हैं, है ना। हम सुन भी रहे रहते हैं, हम सोच भी रहे रहते हैं, कुछ रिमेम्बर मीन्स, है ना, और डू मैनी अदर एक्टिविटीज। तो आप इतनी सारी एक्टिविटीज आपकी बॉडी में एक साथ हो रही होती है। ठीक है, इतनी सारी एक्टिविटीज आपकी बॉडी में एक साथ हो रही होती है एट द सेम टाइम विच नो अदर मशीन कैन डू। और इतनी सारी एक्टिविटीज एक साथ कोई भी मशीन नहीं कर सकती है। ठीक है, जितनी हमारी बॉडी अभी कर रही है। ठीक है, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ। अब देखो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। अब इतने सारे काम हो रहे हैं तो क्या होता है, इसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि साथ में काम कर रहे रहते हैं, और इसकी वजह से हम इतने सारे तरीके के काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अवर बॉडी इज एट वर्क इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। ऑब्वियसली जब आप सो भी रहे रहते हो तो आप सांस ले रहे होते हो, आपका हार्ट भी वर्क कर रहा होता है ना। तो ये सारे काम जब आप सो भी रहे होते हो तब भी चल रहा होता है हमारी बॉडी में वर्क। ऑल दीज स्पेशल फीचर मेक अवर बॉडी एन अमेजिंग मशीन। और इससे फिर इन्होंने कंपेयर किया कि इन सारे कारणों की वजह से, इन सारे रीजन की वजह से हमारी बॉडी एक अमेजिंग बॉडी है, बहुत अच्छी बॉडी है ना। मीन्स अमेजिंग मशीन है, मीन्स हमारी जो बॉडी है एक तरीके से बहुत अमेजिंग मशीन है, क्योंकि एक साथ वो इतने सारे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवर बॉडी, है ना, हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ये लिखा हुआ है अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। देखो हमारी जो बॉडी है ना वो किससे मिलकर के बनी है, सेल से मिलकर बनी है। ऐसे समझिए कि अगर हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, एक ब्रिक होती है ना, ईंट होती है या ब्रिक बोलते हैं हम उसके लिए। तो जब एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक के ऊपर तीसरी ब्रिक, ऐसे एक के ऊपर एक खड़ी होती है, तब जाके हमारा घर बनता है। इसी तरह हमारी बॉडी होती है, तो एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ये सब जुड़ जुड़ करके ही हमारी क्या होती है, बॉडी बनती है। तो हमारी जो बॉडी की बेसिक यूनिट है ना वो है हमारी क्या, सेल। तो मिलियंस मीन्स लाखों करोड़ों सेल मिल जाती हैं, तब जाके हमारी क्या बनती है, एक बॉडी बनती है। ठीक है, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन सबसे छोटी जो यूनिट है हमारी बॉडी की, सबसे छोटी, जैसे घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, हमारी एक ब्रिक है। इसी तरह हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो हमारी सेल होती है। ठीक है, सिमिलर सेल आर ग्रुप्ड। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ, जब हमारी बहुत सारी सेल्स जुड़ जाती है ना तब बन जाता है एक टिश्यू। क्या बन जाता है, टिश्यू। देखो ये साइड में डायग्राम बना हुआ है,
जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, एक टिश्यू बन जाता है। जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ जाते हैं तो बन जाता है एक ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऑर्गन। और जब काफी सारे ऑर्गन जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाते हैं तो बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स हम खुद, ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे लिखी हुई। टिश्यूज आर फर्दर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम। अब देखो यहाँ पे एक मेन बात लिखी हुई है, we have mainly 8 organ system in our body which work together to make organism। हमारी बॉडी में कुल मिलाकर के कितने ऑर्गन्स होते हैं, 8 ऑर्गन्स होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं और हमें क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, तो सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हम खुद, है ना, ऑर्गेनिज्म। और हमारे टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब हम ये 8 के 8 ऑर्गन सिस्टम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, 8 जो ऑर्गन सिस्टम है ना जिसकी वजह से हम बने हुए हैं, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी सुना होगा, लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। द एडल्ट देखो स्केलेटल जानते हो ना, स्केलेटल ये जो बना हुआ है यहाँ पे, तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है हमारे लिए, एक तो हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, उसी की वजह से क्या होते हैं, हम बैठे हुए रहते हैं, एक तरीके से खड़े हुए रहते हैं, है ना। और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि हमारा माइंड है, जो हमारा माइंड है ना वो एकदम एक तरह बहुत सॉफ्ट है ना, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करके कौन रखा है, हमारा स्कल। स्कल किस में आ जाता है, स्केलेटल सिस्टम में। इसी तरीके से हमारे जो लंग्स है ना वो अंदर है, लेकिन वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करके कौन रखा है, हमारा स्केलेटल सिस्टम, है ना, रिब गेज। तो वही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहली चीज तो हमारी बॉडी कितनी बोन से मिलकर बनी हुई है, 206 बोन से, जिसकी अलग अलग शेप और साइज होती है ना। So the skeletal system is a framework of the bone which provide shape and support, है ना। तो हमारा फ्रेमवर्क होता है, एक तरीके से हमारा ढांचा होता है, ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि स्केलेटल की सपोर्ट से तो मैं बैठा हूँ, है ना। आप खड़े हो पाते किसके, स्केलेटल सिस्टम की वजह से, क्योंकि हड्डी नहीं होगी तो आप लिक्विड टाइप के बन जाएंगे ना। तो वो चीज टू द बॉडी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सब, है ना। फॉर एग्जाम्पल रिब गेज, जो रिब गेज होता है ना, हमारा जो सीना होता है ना, उसमें प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट, वाइल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल बैकबोन, है ना। तो मीन्स समझ में आ रहा है, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी ये हमारे ये हड्डी, ये जो रहता है ना स्केलेटल सिस्टम, ही प्रोटेक्ट करके रखता है। द स्पाइन और बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है, ठीक है, बैकबोन जानते हो ना, पीठ, जो हमारी पीछे पीठ होती है ना, तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे, हेल्प्स टू स्टैंड अपराइट। तो हमारी जो बैकबोन होती है उसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं, मींस 33 पार्ट्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जिनकी वजह से हम सीधे स्ट्रेट बैठ पाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है ना वो कौन सा, हमारा मस्कुलर सिस्टम है। तो मस्कुलर सिस्टम ये दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो मसल्स जो होती है ना हमारी, मस्कुलर सिस्टम से हमें समझ में आ रहा है कि वो मसल से मिलके बनेगा ना, मस्कुलर सिस्टम मींस मसल्स। तो मसल्स आर द सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट अटैच टू द बोन्स। तो हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो बोन्स हड्डियां होती हैं, उस पे क्या होता है, सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट चिपका हुआ रहता है, उसको हम मसल्स बोलते हैं। ठीक है, आप अपने हाथ को अगर टच करोगे तो देखो एक फ्लैशी पार्ट टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं। सो कितनी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, 600 मसल्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, और जो कि कवर करती है हमारी बॉडी का 40%। मान लो आप 100 किलो के हैं तो 40 kg जो होगा वो होगी आपकी सिर्फ मसल्स का वेट। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहा हूँ, जो भी आपका टोटल वेट होता है उसका 40% आपकी मसल्स कवर करती है। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग शेप टू अवर बॉडी। मसल्स की वजह से हमारी बॉडी को शेप मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम होता है मसल्स का, वो होता है मूवमेंट।
हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की वजह से होता है। मैं बोल भी पा रहा हूँ ना तो वो मसल्स की वजह से बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मसल्स नहीं होती तो मैं बोल नहीं पाता, मैं ऐसे बैठ भी नहीं पाता, मैं हिल भी नहीं पाता, बस मैं ऐसे सीधे डला हुआ रहता। तो ये मसल्स का काम होता है मूवमेंट करने का, ठीक है। यहाँ लिखा होगा द मसल्स कवर्स द बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट, देखो लिखा है मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट करने में हमारी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना। तो मूवमेंट जो हमारी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, है ना। द मसल्स इन अवर फेस हेल्प टू मेक अ डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन लाइक स्माइलिंग, फ्रोइंग, लाफिंग, ठीक है। तो हम मसल्स की वजह से हमारे एक्सप्रेशन आते हैं चेहरे पे, ठीक है। हम हंसते हैं, रोते हैं, इन सब की वजह से जो भी एक्सप्रेशन हमारे फेस पे आते हैं वो मसल्स की वजह से आता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखो मसल्स, ये होता है मस्कुलर सिस्टम। अब आ गया हमारा कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। टोटल कितने हमारे सिस्टम है, टोटल है 8, है ना। तो 2 पढ़ चुके हैं हम। कौन कौन से 2 पढ़ चुके हैं अभी, एक स्केलेटल और एक मस्कुलर। अब तीसरा आ गया है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें बहुत अच्छे से पता है ना। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हम खाना खाते हैं जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। However, food that we eat cannot be used directly by our body. अब अगर हमने खाना खाया और डायरेक्टली थोड़ी ना हमारी बॉडी वो यूज कर लेगी खाने को। जैसे ही हमने मान लो हमने दाल चावल खाए, ठीक है, तो वो सीधा यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा, यहाँ थोड़ी क्या फेस पे आ जाता है, वो नहीं आता है ना। तो पहले वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, हमें हमारी बॉडी को वो रिसीव होगा। तो जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारा वो बॉडी को डायरेक्टली खाना नहीं लग सकता है। इट फर्स्ट गेट ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द डाइजेशन, पहले तो ये टूटता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है जो भी हम खाना खाते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, और फिर जो छोटे छोटे टुकड़ों में हो करके फिर जो लास्ट में डाइजेस्टिव फूड बचता है ना, डाइजेस्टिव जूस जो बनता है, ठीक है, जो हमने खाना खाया वो पहले बहुत सारा छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और फिर लास्ट में डाइजेस्टिव जूस बन जाता है। और वो जो डाइजेस्टिव जूस बनता है ना, वो बॉडी हमारा हर पार्ट में ट्रांसफर करता है ना। तो वो ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग जो कि डिफरेंट पार्ट में बॉडी के ट्रांसफर करते हैं वो डाइजेस्टिव जूस, है ना। एंड यूटिलाइज फूड रिमूव्ड, है ना। और जो अनडाइजेस्टेड फूड, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। द ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म द डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं बॉडी की, उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो माउथ होता है, फूड पाइप होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब चीज होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब देखो जो हम अलग अलग जो ऑर्गन पाए जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको हमें सेपरेटली पढ़ना है। सबसे पहले आ गया माउथ, है ना। जो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ना वो हमारे माउथ से ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो माउथ होता है, सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं माउथ से हम क्या करते हैं, वो बड़े पीस को छोटे छोटे पीस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फूड इज टेकन थ्रू द माउथ, टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग बिगर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। टीथ हेल्प करते हैं ना, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ने के। फूड दैट वी च्यू गेट मिक्स्ड विद द सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट, जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके सॉफ्ट बन जाता है ना। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज देन swallowed बाय द टंग एंड गेट डाउन इनटू द फूड पाइप। और जो हम खाना खाने के बाद जो अंदर लेते हैं ना, तो फूड पाइप में हमारा वो खाना चला जाता है। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे बना हुआ ये माउथ है, माउथ के बाद ये फूड पाइप आ गया, ठीक है। तो फूड पाइप देखते हैं, ये भी क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होगा। तो फूड इज swallowed थ्रू द फूड पाइप एंड पास थ्रू द माउथ टू द स्टोमक, ठीक है। तो फूड पाइप का काम क्या होता है, माउथ को स्टोमक से जोड़ने का, ठीक है। तो फूड पाइप क्या करता है, हमने खाना खाया, चबाया और उसको अंदर लिया, उसके बाद फूड पाइप क्या कर देगा, उसको स्टोमक तक पहुंचा देगा। अब स्टमक क्या होता है वो देखो, स्टमक जो हमारा पेट होता है, द फूड इज चर्न इन स्टोमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। जो हमारा खाना रहता है वो हमारे पेट में लगभग, जो हम खाना खाते हैं ना, तो वो हमारे पेट में लगभग 3 आवर्स रहता है ना। लगभग 3 घंटे तक हमारे पेट में वो खाना रहता है,
इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस ड्यूरिंग डाइजेशन, और हमारे पेट में रहते हुए ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। ये जो खाना हमारे 3 घंटे तक स्टमक में रहता है ना, तो ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड। अब जो स्टोमक से भी डाइजेस्टिव फूड निकला ना, तो वो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है ना, थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट हो गया है फूड, उसको बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टिव फूड। नाउ रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, अब आ गया हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे वो डाइजेस्टिव फूड। After digestion, the absorbed food is then passed into the blood to carry nutrients and transport them to the different part of the body. अब क्या करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसको क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी। और इसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव जूस जो बनेगा ना, आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम, देखो इधर पे लिखा है डाइजेस्टिव फूड, आफ्टर डाइजेशन द एब्जॉर्ब फूड इज देन पास टू द ब्लड। और उसको जो हमारा सबसे लास्ट में जो एब्जॉर्ब फूड बचेगा ना, डाइजेस्टिव फूड, वो हमारे ब्लड में मिला दिया जाएगा। और वो क्या करेगा, ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट में उस चीज को, उस खाने को, डाइजेस्टिव फूड को क्या करके लेकर के जाएगा, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा। वो जो हम खाना खाते हैं ना, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो डाइजेस्टिव फूड में वो मेन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि ब्लड के साथ घुल के हमारी बॉडी के हर पार्ट में चले जाते हैं। इसके बाद लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारा मीन्स हमेशा अनडाइजेस्टिव फूड ही रहता है ना, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है फूड, या फिर अनएब्जॉर्ब फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी बचा हुआ खाना रहेगा ना, अब वो जो हो ही नहीं सकता उसका डाइजेशन, तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो नो डाइजेशन ऑकर हियर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कभी भी डाइजेशन नहीं होता है, मीन्स खाना पचता नहीं है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड। तो जो मेन फंक्शन होता है ना हमारा अनडाइजेस्ट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, जो भी वेस्ट बचा हुआ है ना, उसको बाहर निकालने का काम हमारा इंटेस्टाइन का होता है। इसके बाद आ गया एनस। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसेस इन लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, ठीक है। तो एनस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टिव फूड रहता है वो सेमी सॉलिड फीसेज में क्या होता है, बच जाता है, और वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में, जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी ना, उसका भी जो लास्ट पार्ट होगा वहां पर, उसको हम बोलते हैं रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, वहां पे जाकर के वो स्टोर हो जाता है। और द फीसेज मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और वो जो फीसेज रहते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा पूरा डाइजेशन, खाने से लेकर के एक्सक्रीशन तक का, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। तो 3 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी मीन्स ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से कंप्लीट हो गए। एक तो हो गया स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो बाकी के जो बचे हुए सिस्टम है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।